व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी फरमानुल्लाह खान। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम BSN सेकेंड सेमेस्टर के एक इम्पोर्टेंट यूनिट को एक्सप्लेन करेंगे और उस यूनिट का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ स्लीप एंड रेस्ट। तो ये एक इंतहाई इम्पोर्टेंट यूनिट है क्योंकि इससे आपके एग्ज़ाम में बहुत से MCQs आते हैं। इस यूनिट को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं और अब हम एक्सप्लेन करेंगे इस यूनिट के थर्ड और लास्ट पार्ट को। और इसी के साथ इस पार्ट के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं तो हम उन पॉइंट्स को भी मेंशन करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए आसानी हो। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं इस यूनिट के थर्ड पार्ट को। सबसे पहले हमारे पास हैं ऑब्जेक्टिव्स। तो इस यूनिट के जो ऑब्जेक्टिव हैं तो ये फर्स्ट 6 ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी हमने इस यूनिट के 2 वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं। आज की इस लेक्चर के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमने कवर करने हैं इस वीडियो में तो वो ये 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे कि कॉमन स्लीप डिसऑर्डर कौन कौन से हैं, स्लीप से रिलेटेड कौन कौन से हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं, डिजीज हैं। इसके बाद हमारी सेकंड जो ऑब्जेक्टिव होगी आज की वीडियो की वो ये होगी कि आइडेंटिफाई कंडीशन नेसेसरी टू प्रोमोट स्लीप, कि स्लीप को प्रोमोट करने के लिए कौन कौन से कंडीशन इंपॉर्टेंट हैं जिसको देखते हुए या जिसको अपनाते हुए हम जो है स्लीप को प्रोमोट कर सकते हैं। और एंड में हम एक्सप्लेन करेंगे कि पेशेंट के स्लीप को प्रोमोट करने के लिए नर्सिंग प्रोसेस हमारे पास कैसा बनता है या कौन सा बनता है। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव्स आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो हमारे पास हैं कॉमन स्लीप डिसऑर्डर्स। देखो डिसऑर्डर किसे कहते हैं? ऑर्डर कहते हैं नॉर्मल सीक्वेंस को, लेकिन अगर आपके स्लीप का पैटर्न, आपकी नींद खराब होती है या नींद आप सही से नहीं कर सकते तो ये फिर आपके डिसऑर्डर्स में आ जाता है। तो वो क्या है कि अ नॉलेज ऑफ कॉमन स्लीप डिसऑर्डर कैन हेल्प नर्सेज असिस्ट द स्लीप कंप्लेंट ऑफ देयर क्लाइंट एंड व्हेन एप्रोप्रिएट मेक अ रेफरल टू अ स्पेशलिस्ट इन स्लीप डिसऑर्डर मेडिसिन। तो एक नर्स को क्यों पता होना चाहिए स्लीप डिसऑर्डर के बारे में? वो इसलिए पता होना चाहिए स्लीप डिसऑर्डर के बारे में कि वो अपने मरीजों को असिस्ट कर सके कि आया उनको अगर नींद नहीं आती या नींद से रिलेटेड अगर उनको कोई मसला है तो क्या ये डिसऑर्डर है या उनके इन्वायरमेंट में कोई प्रॉब्लम है। अगर ये कोई डिसऑर्डर है, कोई बीमारी है तो फिर उनको स्लीप स्पेशलिस्ट के पास भेजे जो इस चीज़ पे काम करता है। ऐसे जो स्पेशलिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं जो स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ट्रीट करते हैं, तो उनके पास फिर उनको वो भेजे। लिहाजा स्लीप डिसऑर्डर के बारे में नर्सिस को नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो पेशेंट को, अपने पेशेंट को असिस्ट कर सके, उसको जांच सके कि आया उसको स्लीप डिसऑर्डर है या नहीं है, अगर है तो कौन सा है। स्लीप डिसऑर्डर आर टिपिकली कैटेगराइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिसर्च एज डिसोम्निया, पैरासोम्निया एंड डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद मेडिकल एंड साइकाट्रिक इलनेस। तो स्लीप डिसऑर्डर हमारे पास क्या है? मेनली 2 हैं, लेकिन यहाँ पे एक 3 भी ऐड हुआ है। एक है डिसोम्निया, डिफिकल्टी इन स्लीपिंग। अगर एक बंदा या तो सो नहीं सकता या वो सोता है तो ज़्यादा टाइम तक सो नहीं, मतलब एक तो ये है कि ना कि एक बंदे को नींद नहीं आती, बिल्कुल स्टार्ट से नहीं सो सकता। दूसरा ऐसा डिसऑर्डर है कि एक बंदा सो तो जाता है लेकिन ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकता सोते हुए, फिर उठ जाता है, तो उसको फिर हम डिसोम्निया में कहते हैं या इसको इंसोम्निया भी यूज होता है। एक ये डिसऑर्डर है। दूसरा जो हमारे पास है वो है पैरासोम्निया। अब पैरासोम्निया कौन सा डिसऑर्डर है? पैरासोम्निया हमारे पास वो डिसऑर्डर है अगर कोई बंदा सोते हुए उठ जाता है, इधर उधर जाता है, स्लीप वॉक जो होते हैं, सोते हुए जो चलते हैं लोग, या सोते हुए कोई एबनॉर्मल मूवमेंट करता है, सही है, जो उसको भी खुद पता नहीं होता, तो फिर ये पैरासोम्निया में आते हैं। आगे जाके इसको एक एक करके हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। थर्ड डिसऑर्डर हमारे पास क्या है कि अगर किसी पेशेंट को मेडिकल कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज़ है या साइकाट्रिक कोई डिजीज़ है, उससे रिलेटेड अगर उसके नींद में कोई चेंजेस आते हैं तो फिर वो हमारे पास डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद मेडिकल और साइकाट्रिक इलनेस में आता है, सही है। अब प्राइमरी डिसऑर्डर कैन बी डिवाइडेड इनटू पैरासोम्निया एंड डिसोम्निया। पैरासोम्निया क्या है कि स्लीप डिसऑर्डर काजेज एबनॉर्मल एक्टिविटी ड्यूरिंग स्लीप सच ए स्लीप टेरर और स्लीप वॉकिंग, कि अगर एक बंदा सोते हुए कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी करे, हाथ पांव इधर उधर मारे या जो है उसको सोते हुए उसको जो है बुरे ख्यालात आए, बुरे ख्वाब वो देखे,
अक्सर ख्वाबों में अक्सर लोग डरते हैं ना, उनको प्रॉब्लम होती है। या क्या है कि वो सोते हुए उठ जाता है, इधर उधर जाता है, आना कि उसको खुद पता नहीं चलता। अक्सर लोग होते हैं ना हमारे पास जो नींद के दौरान मतलब सोते हुए जो है वो उठ जाते हैं, इधर उधर जाते हैं और फिर अपने बिस्तर पे आ जाते हैं। सुबह अगर आप उससे पूछो तो उनको खुद भी पता नहीं होता। तो ये क्या है, ये स्लीप वॉक है। तो इस तरह के डिसऑर्डर जो एबनॉर्मल एक्टिविटी नींद के दौरान, तो उसको फिर हम पैरासोमनिया कहते हैं। डिसोमनिया किसे कहते हैं कि डिसोमनिया स्लीप डिसऑर्डर काज ट्रबल फॉलिंग अस्लीप और स्टेइंग अस्लीप। या तो आपको नींद नहीं आती, मतलब स्टार्ट से आप सो नहीं सकते, अगर सो जाते हैं फिर ज़्यादा टाइम तक आप मतलब आपकी नींद की जो लेंथ टाइम ड्यूरेशन होता है वो नॉर्मल नहीं होता। 1 घंटे बाद एकदम से आप उठ जाते हैं, 2 घंटे बाद एकदम से आप उठ जाते हैं, आपकी नींद पूरी नहीं होती। तो ये हमारे पास नॉर्मल मेन जो है वो प्राइमरी स्लीप डिसऑर्डर हैं। अब आ जाते हैं इंसोम्निया पे। इंसोम्निया इज डिस्क्राइब एज इनएबिलिटी टू फॉल स्लीप और रिमेन स्लीप। देखो, सोमनिया कहते हैं स्लीप को, इंसोम्निया कहते हैं कि स्लीप ना हो। तो डिसोम्निया इंसोम्निया एक ही चीज है, सही है। अगर एक बंदा या तो उसको देखो इनएबिलिटी टू फॉल अस्लीप, या उसको नींद नहीं आती स्टार्ट से, या वो सो जाता है और ज़्यादा टाइम तक सोते हुए नहीं रह सकता, तो फिर उसको हम कह सकते, इसको कहते हैं इंसोम्निया, सही है। पर्सन विद इंसोम्निया अवेकन नॉट फीलिंग रेस्टेड। और जो हमारे पास इंसोम्निया के साथ पेशेंट होते हैं तो उनमें मसला क्या होता है कि या तो वो सो नहीं सकते, अगर सो जाते हैं तो 1-2-3 घंटों बाद एकदम से उठ जाते हैं और वो रिलैक्स फील नहीं करते। देखो, हम जब अपनी नींद पूरी करते हैं ना तो सुबह उठ के हम रिलैक्स होते हैं, लेकिन वो रिलैक्स नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनकी नींद पूरी नहीं हुई। इसके फिर 2 टाइप्स हैं, एक एक्यूट है, एक क्रॉनिक है। एक्यूट इंसोम्निया में क्या होता है कि लास्ट 1 to several नाइट्स एंड इज ऑफन काज बाई पर्सनल स्ट्रेसर और वरी। क्या होता है, अगर एक बंदा मिसाल के तौर पे डर जाता है या उसको कोई और एबनॉर्मेलिटी है, कोई और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से 2-3 दिन तक वो बिल्कुल सोया नहीं है, तो इसको फिर हम कहते हैं एक्यूट इंसोम्निया। अक्सर पेशेंट हमारे पास आते हैं ना, वो कहते हैं कि जी पिछले 2 दिनों से 3 दिनों से जो है ना मैंने नींद नहीं की, इससे पहले मैं नॉर्मल सोता था लेकिन 3 दिनों से मुझे नींद नहीं आती है, हल्की नींद होती है, एकदम से फिर उठ जाता हूँ, तो फिर इसको हम एक्यूट इंसोम्निया कहेंगे। लेकिन अगर हमारे पास क्रॉनिक इंसोम्निया किसे कहते हैं कि अगर एक बंदा कहता है पिछले 1 महीने से मेरी नींद सही नहीं है, पहले तो नींद नहीं आती, जब नींद आ जाती है 1-2-3 घंटों के बाद मैं एकदम से उठ जाता हूं, फिर उसके बाद मुझे नींद नहीं आती, तो फिर इसको हम कहेंगे क्रॉनिक इंसोम्निया, सही है। कि इफ द इंसोम्निया परसिस्ट फॉर लॉन्गर देन अ मंथ इट इज कंसिडर्ड क्रॉनिक इंसोम्निया। इसके बाद क्रॉनिक इंसोम्निया कभी कभार ऐसा होता है कि वो क्रॉनिक इंटरमिटेंट इंसोम्निया होता है, सही है, जो यहाँ पे दिया गया है कि मोस्ट often people experience chronic intermittent insomnia which mean difficulty sleeping for a few nights followed by a few nights of adequate sleep. chronic intermittent insomnia कहते हैं वक्फे के साथ इंसोम्निया, कि अगर आपको पर्सन कहे कि जी हफ्ते में 2-3 दिन मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती, 2-3 रातें बिल्कुल मैं नहीं सोता, उसके बाद 2-3 रातें फिर मैं नॉर्मली सोता हूँ, फिर इस तरह आते हैं, तो अगर तो इसको कहते हैं इंटरमिटेंट इंसोम्निया, लेकिन ये क्रॉनिक है, सही है। आपको कहते हैं ना कि हफ्ते में 1-2 दिन मैं सही सो लेता हूँ, उसके बाद फिर मुझे नींद नहीं आती, फिर मैं सही सोता हूँ, फिर नींद नहीं आती, तो इसको हम क्रॉनिक इंटरमिटेंट इंसोम्निया भी कहेंगे, और ये आप एमसीक्यूज के लिए याद भी रख लें, सही है। अब हमारे पास रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं इंसोम्निया के, सही है। अभी आपको पता होना चाहिए कि इंसोम्निया किसे कहते हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन करके दे दिया। अब इसके रिस्क फैक्टर कौन से हैं, एक ओल्डर एज है और दूसरा फीमेल जेंडर। तो ओल्डर एज, और ये नेशनल स्लीप फाउंडेशन ये कहता है कि इंसोम्निया के लिए 2 रिस्क फैक्टर हैं, एक ओल्डर एज है, एक फीमेल जेंडर। तो अक्सर हम देखते हैं ना बूढ़े लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक तो रात को उसको सही से नींद नहीं आती, और जब वो सो जाते हैं तो थोड़ी सी भी इधर उधर की अगर आवाज़ होती है, कोई भी बिल्ली की आवाज़ हो या वैसे भी कोई जो है अंदर आए या बाहर जाए या कोई दस्तक दे ना करे, एकदम से वो उठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये इंसोम्निया की डिजीज़ होती है और ये एज के साथ इंसान को हो जाती है, सही है। दूसरा क्या है, फीमेल जेंडर। फीमेल जेंडर उनके हार्मोन की वजह से, सही है। आगे आ रहा है कि वुमेन सफर स्लीप लॉस इन कनेक्शन विद हार्मोनल चेंजेस। जो मेंस्ट्रुएशन होता है, हर महीने जो मेंसेस होते हैं फीमेल को, उसमें हार्मोनल चेंजेस आते हैं। इस तरह प्रेगनेंसी के दौरान भी हार्मोन डिफरेंट रिलीज होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। इसके बाद मीनोपॉज में
जब मेंस स्टॉप हो जाते हैं 45 प्लस एज में फीमेल में, तो वहाँ पे जो हार्मोनल बैलेंस इम्बैलेंसेस होती हैं, तो उसकी वजह से भी फीमेल जो हैं उनमें इंसोम्निया का डिसऑर्डर, वो ज़्यादा रिस्क पे होते हैं कि इनको ये इंसोम्निया का डिसऑर्डर हो। तो ये भी रिस्क फैक्टर भी आप MCQ के लिए याद रख ले। द इंसिडेंस ऑफ इंसोम्निया इंक्रीज विद एज बट इट इज थॉट दैट दिस इज काज्ड बाय सम अदर मेडिकल कंडीशन। जिस तरह मैंने कहा ना कि एज के साथ इंसोम्निया के रिस्क ज़्यादा हो जाते हैं, सही है, लेकिन ये कुछ मेडिकल कंडीशन की वजह से भी होते हैं, वो तो हमें पता है। अगर एक पेशेंट को पेन है या उसको कोई साइकाट्रिक प्रॉब्लम है या उसको कोई मेडिकल कोई डिजीज़ है, सही है, एक बंदा उसको टीबी है, तो वो फिर रात भर खांसता रहता है और खांसी की वजह से उसको नींद नहीं आती। अगर आती है तो आधा घंटा सो जाता है, फिर उसकी खांसना शुरू कर देता है। तो इंसोम्निया हमारे पास किसी भी वजह से हो सकते, सही है, लेकिन ये दो उसके रिस्क फैक्टर हैं और ये आपको MCQ के लिए याद होने चाहिए। अब हमारे पास है ट्रीटमेंट ऑफ इंसोम्निया। तो ट्रीटमेंट ऑफ इंसोम्निया फ्रीक्वेंटली रिक्वायर द क्लाइंट टू डेवलप न्यू बिहेवियर पैटर्न दैट इंड्यूस स्लीप एंड मेंटेन स्लीप। क्या है कि सबसे पहले आपने बिहेवियरल थेरेपी करनी होगी, वो क्लाइंट को भी अपना बिहेवियर चेंज करना होगा। किस तरह, मतलब ये है कि अगर रात को क्या करता है, देर से सोते तो उसको फिर टाइम पे सोना चाहिए, जब उसको नींद आए टाइम पे उसको सोना चाहिए। दूसरा, सोने से पहले कोई भी म्यूजिक, कोई भी इस तरह की स्टिमुलस या कोई मतलब जो है आवाज़ वगैरह, ये तमाम चीज़ें उसको बंद करनी होगी। मतलब उसको इन्वायरमेंट सेट करना होगा कि उस इन्वायरमेंटल कोई चेंज स्टिमुलस ना हो। ऐसा ना हो कि उसको सोते हुए भी वो मतलब मुश्किल से सोता है और उसने लाइट भी ऑन किया हुआ है या उसको बाहर से शोर भी आ रहे हैं, तो ये चीज़ें उनको फिर क्या करनी होगी, इनमें उसको चेंजेस लेकर आने होंगे, जिसकी वजह से उसका इंसोम्निया का जो प्रॉब्लम है ये काफ़ी हद तक सेट हो सकता है, ट्रीट हो सकता है। एग्जाम्पल ऑफ बिहेवियरल ट्रीटमेंट इंक्लूड बिहेवियरल ट्रीटमेंट में क्या क्या आता है, एक स्टिमुलस कंट्रोलिंग, क्रिएटिंग अ स्लीप इन्वायरमेंट दैट प्रोमोट स्लीप। देखो स्टिमुलस क्या है, आप सो रहे हैं, किसी ने नॉकिंग कर ली, आप सो रहे हैं, आपके साथ बच्चे जो हैं वो शोर कर रहे हैं, आप सो रहे हैं, आपने लाइट ऑन किया हुआ है, सही है, आप सो रहे हैं, आपने मोबाइल ऑन करके रखा है, तो ये एक्स स्टिमुलस हैं जो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो इन इन्वायरमेंटल स्टिमुलस को हमने रिमूव करना है, इनको कंट्रोल करना है। तो ये कंट्रोल होंगे तो फिर हमें जो है नींद में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, सही है। सेकेंड है कॉग्निटिव थेरेपी रिलेटेड टू योर माइंड। इसमें क्या होते हैं, लर्निंग टू डेवलप पॉजिटिव थॉट एंड बिलीफ अबाउट स्लीप। आपके स्लीप के बारे में आपके थॉट्स और बिलीफ पॉजिटिव होने चाहिए। किस तरह कि जी मैं सोता हूँ तो सोने से जो मुझे फ़ायदा होगा, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और आप आराम से टाइम पे सो जाते हैं। लेकिन आप ये टेंशन में, जी मुझे नींद नहीं आती, नींद नहीं आएगी तो फिर मुझे ये मसला होगा, मुझे वो मसला होगा, और मुझे नींद नहीं आ रही तो ये मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझ में वो प्रॉब्लम है, आगे जाके मैं क्या करूँगा। तो इस तरह के इधर उधर के अगर ख्यालात आपके जहन में आएंगे तो फिर आप नहीं सो सकेंगे। तो आपने अपने कॉग्निटिव थेरेपी भी करनी है, सही है। इसके बाद स्लीप रिस्ट्रिक्शन, थर्ड हमारे पास ट्रीटमेंट में आता है स्लीप रिस्ट्रिक्शन, फॉलोइंग अ प्रोग्राम दैट लिमिट टाइम इन बेड in order to get to sleep and stay asleep throughout the night। आपने अब क्या करना है कि अगर एक बंदे को रात को सही से नींद नहीं आती, मतलब इंसोम्निया डिसऑर्डर के साथ वो हैं, लेकिन वो दिन को सारा मतलब मैक्सिमम टाइम लेटा रहता है या कभी कभार दिन में वो सो जाता है, तो फिर दिन में लेटे रहने से या दिन में थोड़ी बहुत सो जाने से ये मसला होगा कि 1-2 घंटे वो दिन में नींद करेगा, सोएगा, लेकिन फिर वो रात को उसको बिल्कुल नींद नहीं आएगी। अगर इस तरह का बंदा है जिसको रात को कम नींद आती है या नींद का इश्यू होता है, तो उसको चाहिए कि वो दिन में ना सोए। क्यों? क्योंकि वो दिन में नहीं सोएगा तो फिर रात में जाएगा तो फिर उसको स्लीप का डिज़ायर भी ज़्यादा होगा। तो ये 3 हमारे पास ट्रीटमेंट हैं किसके, इंसोम्निया के। सिमिलरली द लॉन्ग टर्म एफिकेसी ऑफ हाइप्नोटिक्स मेडिकेशन इज क्वेश्चनेबल। Such medication do not deal with the cause of problem and their prolonged use can create drug dependency। देखो हमारे पास जो हाइप्नोटिक मेडिकेशन है, जो अल्कोहल हमारे पास अल्कोहल वगैरह है या इस तरह के और भी मेडिकेशन है जो हमारे माइंड को क्या करते हैं, एल्टर करते हैं, सही है, जिसमें सेडेशन टाइप इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं। तो वो क्या होते हैं, वो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि इसमें ये प्रॉब्लम स्लीप की क्रिएट नहीं करते, सही है। ये जो हाइप्नोटिक्स वगैरह होते हैं ये एज सच क्लियर कट कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते स्लीप से रिलेटेड, लेकिन फिर भी इंसान उसका आदी हो जाता है।
अगर ये चीज़ें उसने नहीं ली हो, अक्सर जो हमारे पास जो है मेडिसिन वगैरह होते हैं कुछ इस तरह की जिसका इंसान आदी हो जाता है, अगर वो नहीं ली तो उसको नींद भी नहीं आती। तो ये एक ऐसे मेडिकेशन है जिसका क्या है, जिसका लॉन्ग टर्म जो एफिकेसी है हाइप्नोटिक्स की, हाइप्नोटिक्स मेडिकेशन आप लोग उसमें पढ़ोगे, फार्माकोलॉजी में पढ़ोगे, तो उसका एक क्वेश्चन है कि मतलब ये तो एज सच क्लियर कट कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते, उसके बावजूद भी लोग इसके आदी हो जाते हैं और फिर उसको नींद नहीं आती जब तक ये मेडिसिन ना ले, और फिर वो नींद के लिए भी इस तरह के कुछ मेडिसिन वगैरह यूज करते हैं, मतलब उसको फिर जल्दी से नींद आ जाती है, सही है, लेकिन वो इंसान को आदी बनाता है। अब सेकेंड डिसऑर्डर हमारे पास है कि एक्सेसिव डे टाइम स्लीपनेस। क्लाइंट में एक्सपीरियंस एक्सेसिव डे टाइम स्लीपनेस एज अ रिजल्ट ऑफ हाइपरसोमनिया, नार्कोलेप्सी, स्लीप एपनिया एंड इनसफिशिएंट स्लीप। क्या होता है कि हमारे पास दिन के वक्त लोग ज्यादा टाइम तक सोते रहते हैं, और क्यों, या हाइपरसोमनिया की वजह से, या नार्कोलेप्सी, या स्लीप एपनिया, या इनसफिशिएंट स्लीप। तो ये एक एक करके अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, हाइपरसोमनिया। हाइपर कहते हैं इंक्रीज को, सोमनिया कहते हैं स्लीप। अगर एक बंदा नॉर्मल से ज्यादा टाइम तक सोता रहता है तो ये भी एक डिसऑर्डर है, सही है। तो इसमें क्या होता है कि सिंपल सा है, इसको हम रीड करेंगे कि हाइपरसोमनिया रिफर टू कंडीशन वेयर द अफेक्टेड इंडिविजुअल ऑब्टेन सफिशिएंट स्लीप एट नाइट बट स्टिल कैन नॉट स्टे अवेक ड्यूरिंग द डे। क्या होता है कि अगर इस डिसऑर्डर के साथ एक बंदा है तो वो रात को भी पूरा सोता है, सही सोता है, लेकिन दिन को भी सोता रहता है, दिन को फिर नहीं उठ सकता नींद से। हाइपरसोमनिया कैन बी काज्ड बाय मेडिकल कंडीशन, फॉर एग्जांपल सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज and certain kidney, liver or metabolic disorder such as diabetic acidosis and hypothyroidism। तो क्या है कि ये जो ज़्यादा नींद होती है ये या तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई डैमेज है, या कोई और मेडिकल टर्म है, जिस तरह किडनी डिजीज हो गई, लिवर डिजीज हो गया, हमारे पास कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो गए, या डायबिटिक एसिडोसिस हो गया, या थायराइड हार्मोन कम रिलीज होते हैं। तो ये कुछ इस तरह के डिसऑर्डर हैं कि जिसमें इंसान को फिर नॉर्मल से ज्यादा नींद आती है, रात को भी वो सोता रहता है, दिन को भी वो नींद से नहीं उठ सकता। रेयरली डज हाइपरसोमनिया हैव अ साइकोलॉजिकल ऑरिजिन, लेकिन कभी कभार थोड़े बहुत इसके साइकोलॉजिकल ऑरिजिन भी हो सकते हैं। मेंटल प्रॉब्लम के साथ जो लोग होते हैं ना, उनमें ये हो सकता है, लेकिन उसके वो कम है, चांसेस कम है। क्यों? क्योंकि अक्सर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के साथ लोग जो होते हैं उनको नींद नहीं आती, सही है। सेकेंड हमारे पास है नार्कोलेप्सी। नार्कोलेप्सी किसे कहते हैं कि स्लीपिंग एट द रॉन्ग टाइम, अ फॉलिंग स्लीप अनकंट्रोलेबली एट इनएप्रोप्रिएट टाइम। क्या है कि बंदा जी क्लास गया हुआ है, क्लास ले रहे हैं, क्लास के दौरान उसको नींद आ जाती है, सही है। खाना खाने के लिए वेट करेगा, दस्तरखान पे उसको नींद आना स्टार्ट हो जाएगी, सही है। तो ये क्या है कि इनका अपने स्लीप पे कंट्रोल नहीं होता, और इन अप्रोप्रिएट टाइम में जब एक बंदे को एकदम से नींद आ जाती है तो उसको हम कहते हैं नार्कोलेप्सी, स्लीपिंग एट द रॉन्ग टाइम। ये देखो, ये जितनी भी स्लीप डिसऑर्डर हैं, डिसोमनिया हो गया, पैरासोमनिया, नार्कोलेप्सी हो गई, हाइपरसोमनिया हो गए, तो इसके आपको छोटे छोटे डिफिनीशन आ सकते हैं एमसीक्यूज में कि ये डिसऑर्डर किसे कहते हैं। तो वो स्टेटमेंट लिखा होगा, नीचे ऑप्शन लिखे होंगे, तो फिर आपको पता होना चाहिए, सही है। Narcolepsy is a disorder of excessive daytime sleepiness caused by the lack of the chemical hypocretin in the area of central nervous system that regulates sleep। देखो एक तो MCQs के लिए आप याद रख लें कि हाइपोक्राइटिन हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, हमारे ब्रेन में एक केमिकल रिलीज होता है जो हमारे स्लीप के ड्यूरेशन, स्लीप के सेटिंग पैटर्न को कंट्रोल करता है। इस तरह के लोग क्या होते हैं, उनको दिन के टाइम पे बहुत ज़्यादा नींद आती है, नॉर्मल से ज़्यादा, सही है। और ये किस वजह से, ये हमारे पास हाइपोक्राइटिन के ना होने की वजह से। तो हाइपोक्राइटिन नहीं है अगर आपके बॉडी में तो आपकी नींद कंट्रोल नहीं है, रेगुलेट नहीं, सही है। क्लाइंट विद नार्कोलेप्सी हैव अ स्लीप अटैक or excessive daytime sleepiness, and their sleep at night usually begin with a sleep onset of rapid eye movement period, dreaming sleep occur within first 15 minutes of falling asleep। देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए रैपिड आई मूवमेंट स्लीप किसे कहते हैं, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप किसे कहते हैं, और ये स्लीप हमने इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले आपको वो देखना होगा, उसके बाद आप ये फिर थर्ड पार्ट पे आएंगे। पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखेंगे तो फिर ये आपके लिए इजी होगा।
सही है। तो ये हमारे पास जो नार्कोलेप्सी के साथ पेशेंट होते हैं तो उनको दिन में अक्सर उनको स्लीप आ जाती है, एकदम से उनको वो मतलब सोते हैं एकदम से। किस तरह के बैठे बैठे एकदम से वो सो जाते हैं, स्लीप अटैक उन पे होते हैं। सही है। और रात के वक्त जब वो सोते हैं तो उनकी नींद रैपिड आई मूवमेंट से स्टार्ट होती है। देखो ये हमारे स्लीप साइकिल जो इस यूनिट के सेकंड पार्ट में हमने एक्सप्लेन किया है कि उसमें पहले नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप होती है, एनआरएम जो कहते हैं, उसके बाद आरएम स्लीप होती है। लेकिन इस तरह के जो पेशेंट होते हैं तो वो रात को एकदम से उनकी स्लीप आरएम से स्टार्ट हो जाती है। सही है। तो ये कहें ये नार्कोलेप्सी में होता है। स्लीप intrudes into wakefulness causing client to fall asleep almost instantly। क्या होता है कि जब वो नींद से उठ जाता है कुछ टाइम बाद एकदम से फिर वो सो जाता है। मतलब एकदम से ऐसा है ना कि हम जब सोते हैं ना तो पहले तो हम लेट जाते हैं, फिर हमारी जो नींद होती है वो सुस्त नींद होती है, आंखें बंद कर लेते हैं, फिर आराम आराम से वो गहरी नींद तक जाते हैं। लेकिन ये इस तरह के लोग जो होंगे आपके साथ बैठे रहेंगे, बात करेंगे, थोड़ी देर में अगर आप चुप हो जाए 2 मिनट 3 मिनट बाद एकदम से जी वो खराटे स्टार्ट कर लेते, वो सो जाते। तो ये नार्कोलेप्सी के साथ लोग होते हैं। स्लीप इज ब्रीफ बट रिफ्रेशिंग। अब एमसीक्यूज यहां पे आप देख ले। इंसोम्निया में हमने पढ़ा था कि वो स्लीप जो है वो 1-2 घंटे के लिए सोएगा, मतलब कम टाइम के लिए सो जाता है, फिर एकदम से वो उठ जाता है। लेकिन जब उठता है तो वो रिफ्रेश नहीं होता। लेकिन नार्कोलेप्सी के साथ जो लोग होते हैं तो फिर वो जब क्या होते हैं कि वो जब आधा घंटा जो है वो नींद कर लेते हैं इस तरह एकदम से, तो जब वो उठते हैं तो फिर क्या होते हैं, वो रिफ्रेश होते हैं। अक्सर लोग जो होते हैं ना दिन के वक्त जो इस तरह डिसऑर्डर के साथ होते हैं तो वो बैठे बैठे एकदम से सो जाते हैं, आधा घंटे तक सोते रहते, जब किसी भी स्टिमुलस की वजह से वो उठते हैं तो वो खुद को रिफ्रेश फील करते हैं। सही है। इसके बाद में आल्सो हैव स्लीप पैरालिसिस, सडन लॉस ऑफ स्ट्रेंथ एंड हेलुसिनेशन एज फॉल स्लीप आर वेकन। क्या होता है कि इस तरह के लोग के साथ स्लीप पैरालिसिस भी होते हैं, मतलब नींद के दौरान एकदम से उसका कोई बॉडी ऑर्गन एकदम से काम करना छोड़ देता है। सही है। उसका सडन लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, स्लीप मतलब उसके बॉडी की एनर्जी उसमें भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। हेलुसिनेशन उनको हो सकती है, मतलब ऊंचे ऊंचे ख्यालात भी उनको आते हैं। सही है। एकदम से सो जाता है ना तो क्या होता है वो नींद में देखता है जी मैं ये बड़ा बंदा, मतलब मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। तो ये एबनॉर्मलिटी है, ये कोई नॉर्मलिटी नहीं है। नार्कोलेप्सी के दौरान ये चीज़ें होती हैं। अब नार्कोलेप्सी क्या है मैंने आपको बता दिया। अगर दिन के वक्त एकदम से एक बंदा सो जाता है तो ये उसकी डिसऑर्डर है नार्कोलेप्सी। देखो नॉर्मल जब हम सोते हैं ना पहले हम लेट जाते हैं, आंखें बंद करते, उसके बाद पहले हल्की नींद फिर गहरी नींद, लेकिन ये एकदम से गहरी नींद में सो जाते हैं जिनका ये अपने कंट्रोल में नहीं होता, तो इसको हम नार्कोलेप्सी कहेंगे। एक और डिसऑर्डर हमारे पास है जो कि इंतहाई सिंपल है, स्लीप एपनिया। एपनिया कहते हैं एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग को। स्लीप एपनिया नींद की वजह से जब ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो तो इनएबिलिटी टू स्लीप एंड ब्रीथ एट द सेम टाइम, कि अगर एक बंदा एक ही वक्त में सोना और सांस लेना नहीं ले सकता तो उसको स्लीप एपनिया कहेंगे। मतलब ये है कि जब वो सोता रहता है ना एकदम से उसकी सांस फूल जाती है, वो उठ जाता है। सही है। जैसे ही वो सोता है वो सांस नहीं ले सकता, तो उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्लीप एपनिया कहेंगे। स्लीप एपनिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्रीक्वेंट शॉर्ट ब्रीथिंग pauses during sleep. Although all individuals have occasional period of apnea during sleep, more than 5 apneic episodes or 5 breathing pauses longer than 10 seconds per hour is considered abnormal and should be evaluated by a sleep medicine specialist। क्या होता है कि लोग मतलब जब सोते हैं या सोने के दौरान एकदम से उसकी सांस बंद हो जाती है। सही है। तो ये कुछ सेकंड के लिए नॉर्मल लोगों को भी होती है, कुछ सेकंड्स के लिए ये हमारी भी होती हैं, लेकिन इतनी नहीं होती जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करे। लेकिन जो स्लीप एपनिया के साथ लोग होते हैं तो उनकी सांस इतनी उस हद तक बंद हो जाती है कि वो एकदम से नींद से उठ जाते हैं, और ये सांस के बंद होना उनको सोने नहीं देता। तो इनको फिर क्या होता है, इनको फिर स्लीप मेडिसिन के पास जाने होते हैं, स्पेशलिस्ट के पास जाने होते हैं। वो स्पेशलिस्ट जो मेडिसिन के थ्रू स्लीप डिसऑर्डर को ट्रीट करते हैं। Symptoms suggestive of sleep apnea include loud snoring, frequent nocturnal awaking, excessive daytime sleepiness, difficulty falling asleep at night, morning headaches,
मेमोरी एंड कॉग्निटिव प्रॉब्लम एंड इरिटेबिलिटी। देखो अब स्लीप एपनिया के सिम्टम्स क्या होंगे। अगर एक बंदा स्लीप एपनिया के साथ है तो उसके ऊंचे ऊंचे वो खराटे लेगा, सही है, क्योंकि उसके एयरवे में प्रॉब्लम है। उसको रात को बार बार वो उठेगा, फ्रीक्वेंट नॉकटर्नल अवेकिंग, क्योंकि जब भी उसकी सांस बंद होगी एकदम से वो उठ जाएगा। उसको जो है एक्सेसिव डे टाइम स्लीप, दिन के वक्त वो ज़्यादा सोएगा, क्यों? क्योंकि रात के वक्त सोने के दौरान उनको ये प्रॉब्लम होती है। जैसे ही वो गहरी नींद में जाता है उसको एपनिया हो जाती है, एकदम से उठ जाते हैं, तो फिर रात में उसका नींद पूरी नहीं हो गई तो फिर वो दिन के वक्त भी वो उतना एक्टिव नहीं होगा। उसका दिल कहेगा कि वो सो जाए, क्यों? क्योंकि उसकी नींद ही पूरी नहीं हुई, वो फ्रेश नहीं है। इसके बाद हमारे पास क्या है? डिफ़िकल्टी फॉलिंग अस्लीप। रात के वक्त उसको नींद सही से नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि जैसे ही वो सोएगा उसको ये प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। सुबह के दिन उसका सर दर्द करेगा, क्यों करेगा? कि जब हमारी नींद रात को पूरी नहीं होती ना तो फिर सुबह हमारे सर में दर्द होता है। मेमोरी एंड कॉग्निटिव प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, उसकी मेमोरी और थिंकिंग रीजनिंग में भी प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज वो रिलैक्स नहीं है। और इस तरह के लोग अक्सर चिड़चिड़े होते हैं, इरिटेबल होते हैं। इरिटेबल क्यों? देखो जब नींद पूरी होती है तो इंसान बिल्कुल फ्रेश होता है। नींद हमारा फंक्शन ऑफ स्लीप हमारे बॉडी में क्या है, तो आप इस यूनिट के पहले वीडियोस पार्ट में आप देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि नींद क्यों ज़रूरी है एक इंसान के जिस्म के लिए। अब हमारे पास स्लीप एपनिया के टाइप्स हैं कि although sleep apnea is most frequently diagnosed in men and post menopausal women it may occur during childhood। क्या होता है कि ये हमारे पास अक्सर मैन में होता है, क्योंकि सिगरेट स्मोकिंग की वजह से या कोई और की वजह से उनको ईयरवे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। दूसरा ये वो फीमेल जिसका मीनोपाज हो जाता है। मीनोपाज किसे कहते हैं? कि जब मेंसेस स्टॉप होते हैं तो फीमेल 45 एज या 45 से ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसके फिर मीनोपाज होते हैं, मतलब मेंसेस उसके स्टॉप हो जाते हैं, इसको कहते हैं मीनोपाज। तो मीनोपाज के बाद जो हार्मोनल इम्बैलेंसिंग होते हैं उस वजह से भी ये डिसऑर्डर हो सकते हैं और छोटे बच्चों में भी ये हो सकता है, सही है। इसके मेनली 3 टाइप्स हैं, एक है ऑब्स्ट्रक्टिव एपनिया, दूसरा है सेंट्रल एपनिया और तीसरा है मिक्स्ड एपनिया। एक एक करके अब ये मैं एक्सप्लेन कर। जो हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टिव एपनिया है तो इसके नाम से जाने कि इसमें ऑब्स्ट्रक्शन होती है, एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन है, बंदिश है, उस वजह से नींद में प्रॉब्लम है। कि अकर व्हेन स्ट्रक्चर ऑफ फेरेंक्स एंड ओरल कैविटी ब्लॉक द फ्लो ऑफ एयर, कि अगर आपकी ओरल कैविटी या फेरेंक्स तो वो क्या वो एयर के फ्लो को ब्लॉक कर दे। द पर्सन कंटिन्यू टू ट्राई टू ब्रीथ, दैट इज द चेस्ट एंड एब्डोमिनल मसल मूव, द मूवमेंट ऑफ डायफ्राम बिकम स्ट्रांगर एंड स्ट्रांगर अंटिल द ऑब्स्ट्रक्शन इज रिमूव्ड। क्या होता है कि ये बंदा कोशिश करता है, तेजी के साथ वो सांस लेता है, क्योंकि उसके ईयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हैं, बंद हैं, तो वो कोशिश करता है सांस लेने की, जोर लगाता है और एकदम से वो इतनी एफर्ट कर लेते हैं कि वो नींद से उठ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके ईयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं बंदिश को। इनलार्ज टॉन्सिल एंड एडिनाइड a deviated nasal septum, nasal polyps, obesity predispose the client to be obstructive apnea। क्या होता है कि या तो टॉन्सिल्स वगैरह उसके बड़े हैं, टॉन्सिल जो हमारे उस थ्रोट में होते हैं वो बड़े हैं, इनलार्ज है, उसकी वजह से भी ईयरवे में प्रॉब्लम आती है। या हमारे पास क्या है, नोड्स में मसला है, या नेजल सेप्टम, वो सेप्टम जो नोज के नासिल को एक दूसरे से सेपरेट करता है, सही है, तो वो अगर प्रॉब्लम है, या आपके नाक में कोई गोश्त सा बन गया है, उसमें कोई स्वेलिंग सी हो गई है तो वो एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती हैं। या क्या होता है, मोटा, जो बंदे मोटे होते हैं तो जो मोटे होते हैं तो आप उसको सोचेंगे वो नींद में जो तेजी तेजी के साथ सांस लेते हैं, तो इसमें क्या हो जाते हैं, ये आपको ऑब्स्ट्रक्टिव एपनिया तक लेकर जा सकते हैं। एन एपिसोड ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया यूजुअली बिगिन विद स्नरिंग, thereafter breathing ceases followed by a marked snoring as a breathing resumes। क्या होता है कि इस बंदे में सबसे पहले वो खराटे स्टार्ट कर लेता है, एबनॉर्मल खराटे वो लेता है, स्नरिंग जिसको कहते हैं। उसके बाद खराटे ऊंचे ऊंचे होते ऊंचे, एकदम से उसकी सांस बंद हो जाती है, एकदम से वो उठ जाते हैं, सही है, स्लीप एपनिया की वजह से। टुवर्ड द एंड ऑफ ईच एपनिक एपिसोड इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन द ब्लड काजेज डिक्लाइन टू। क्या होता है कि जब वो एपनिक एपिसोड उस पर आते हैं, सांस वो सही से नहीं ले सकता, उसके लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड जमा होता है और यही कार्बन डाइऑक्साइड पेशेंट को इरिटेबल बना के उठा देता है नींद से।
सही है। तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है। दूसरा टाइप हमारे पास सेंट्रल एपनिया है कि सेंट्रल एपनिया स्टार्ट टू इन्वॉल्व अ डिफेक्ट इन रिस्पिरेटरी सेंटर ऑफ द ब्रेन। देखो हमारे ब्रेन में रिस्पिरेटरी सेंटर हमारे मेडुला ऑब्लांगेटा में होता है जो रिस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। अब अगर आपके उस सेंटर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, आपकी रिस्पिरेशन डिस्टर्ब हो जाती है, तो फिर नींद के दौरान आप सही से सांस नहीं ले सकते और फिर आपको सेंट्रल एपनिया, जो नींद के दौरान आप सही से सांस नहीं ले सकते और उसकी वजह से जो आपकी नींद खराब होती है, तो उसको फिर हम कहते हैं सेंट्रल एपनिया। ऑल एक्शन इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग सच एज चेस्ट मूवमेंट, एयर फ्लो सीरीज, क्लाइंट हु हैव ब्रेन स्टेम इंजरी एंड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी फॉर एग्जाम्पल ऑफन हैव सेंट्रल स्लीप एपनिया। सही है। वो बंदा जो कहीं गिरा है या एक्सीडेंट हुआ है जिसका सर लगा है या कोई हेड रिलेटेड कोई इंजरी है या ब्रेन रिलेटेड, तो फिर क्या होता है, उसमें ये प्रॉब्लम होती है। नींद के दौरान एकदम से उसकी सांस बंद हो जाती है और वो उठ जाता है। क्यों? क्योंकि जो रिस्पिरेटरी सेंटर था उसके ब्रेन में, जो रिस्पिरेशन को कंट्रोल करता था, जो रेगुलेट करता था, वो काम सही से नहीं कर रहा। वो सही से नहीं कर रहा तो नींद के दौरान उसकी जो सांस खराब हो जाती है, फिर वो उठ जाता है। इसके बाद हमारे पास है मिक्स्ड एपनिया। मिक्स्ड एपनिया इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रल एपनिया एंड ऑब्स्ट्रक्टिव एपनिया। ये हमारे पास सेंट्रल एपनिया और ऑब्स्ट्रक्टिव एपनिया दोनों की कॉम्बिनेशन होती है। मतलब ब्रेन में भी मसला है और ऊपर से ईयरवे में भी ऑब्स्ट्रक्शन है, इस वजह से उसकी स्लीप खराब होती है, तो उसको मिक्स्ड एपनिया कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है इनसफिशिएंट स्लीप। इनसफिशिएंट स्लीप, डिस्टर्ब स्लीप और स्लीप डिप्रिवेशन होती है हमारे पास कि किसी पेशेंट की स्लीप डिस्टर्ब होती है। हेल्थी इंडिविजुअल हु ऑब्टेन लेस स्लीप देन दे नीड विल एक्सपीरियंस स्लीपनेस एंड फटीग ड्यूरिंग द डे टाइम हार। क्या होता है कि अगर एक बंदा रात को किसी भी रीजन की वजह से सही नहीं सो सकता, उसकी स्लीप इनसफिशिएंट होती है, फिर दिन को वो उसको थकावट महसूस होती है, वो फ्रेश नहीं होता। डिपेंडिंग ऑन सिविरिटी एंड क्रोनिसिटी ऑफ दिस voluntary unintentional sleep deprivation individual may develop attention and concentration deficit। ये क्या होते हैं कि किसी भी वजह से अगर एक बंदा रात को सही नहीं सो सकता, हम देखते हैं ना, अगर आपकी नींद पूरी ना हो तो फिर दिन को आपका टाइम में इतना इंटेंशन अटेंशन नहीं होता। सही है। इतने तवज्जो के साथ आप काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपकी स्लीप पूरी नहीं है, आपकी नींद पूरी नहीं, आप मेंटली फिट नहीं है, मेंटली एक्टिव नहीं है। सही है। तो उसमें पे क्या होते हैं, उसमें ये अटेंशन एंड कंसंट्रेशन डेफिसिट होते हैं। वो चीज़ों को ना अटेंटिवली ले सकते हैं, ना उस पर कंसंट्रेशन कर सकते हैं। सही है। इसके बाद क्या होता है, रिड्यूस विजिलेंस, डिस्ट्रक्टिबिलिटी, reduce motivation, fatigue, malaise and occasionally diplopia and dry mouth। क्या होता है, दिन के वक्त उसका ड्राई माउथ भी होता है। सही है। इसके बाद उसको डिप्लोपिया चीज़ें दो दो नज़र आना स्टार्ट हो जाती हैं, मतलब उसकी नज़र सही से नहीं होती लगती। उसके बाद क्या हो जाते हैं, मलेस कहते हैं, जनरल बॉडी वीकनेस उसको होता है, थकावट उसको होती है, मोटिवेशन उसकी रिड्यूस होते हैं, इंसान बुझा बुझा सा होता है, एक्टिव नहीं होता। क्यों? कि अगर आपकी नींद पूरी ना हो। अब हमारे पास है पैरासोमनिया। अ पैरासोमनिया इज अ बिहेवियर दैट मे इंटरफेयर विद स्लीप एंड मे इवन अकर ड्यूरिंग स्लीप। द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ स्लीप डिसऑर्डर सब डिवाइड पैरासोमनिया इनटू एरोजल डिसऑर्डर, स्लीप वेक ट्रांजिशन डिसऑर्डर, पैरासोमनिया विद रैपिड आई मूवमेंट स्लीप एंड अदर। क्या है कि पैरासोमनिया की नींद के दौरान जो आपके एबनॉर्मल एक्टिविटीज होते हैं, इनको पैरासोमनिया कहते हैं। इनको फर्दर डिवाइड किया हुआ है एरोजल डिसऑर्डर, जिसमें स्लीप वॉकिंग और स्लीप टेरर आता है। ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें कि स्लीप वॉक, स्लीप टेरर, ये हमारे पास पैरासोमनिया में कौन से डिसऑर्डर में आता है, एरोजल डिसऑर्डर में आता है। दूसरा स्लीप टॉकिंग, नींद के दौरान जो आप बातें करते हो, इसको स्लीप आर एंड वेक ट्रांजिशन डिसऑर्डर कहते हैं। और तीसरा पैरासोमनिया एसोसिएटेड विद रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, कि आपको रात को बुरे बुरे ख्वाब आते हैं, डरावने ख्वाब आते हैं, या ब्रुक्सिज्म। तो ये आगे जाके एक एक करके हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। ब्रुक्सिज्म क्या है? यूजुअली अकरिंग ड्यूरिंग स्टेज 2 नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। दिस क्लेंचिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ टीथ कैन इवेंचुअली एरोड डेंटल crown, cause teeth to come loose and lead to deterioration of the temporomandibular joint called TMJ syndrome। क्या होता है कि जो सेकेंड स्टेज है नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप का, तो ये नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप और रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, इसको आप इस यूनिट के फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में देख सकते हैं। तो क्या होता है कि वो बंदा क्लिंचिंग ऑफ टीथ स्टार्ट कर लेता है। अगर मैं यहाँ पे वॉइस के थ्रू आपको मतलब बता दूं कि
इस तरह कि उसके वो जबड़े खुद ब खुद मिलते हैं और टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के एबनॉर्मल मूवमेंट होती हैं, जिसको टीएमजी सिंड्रोम भी कहते हैं। तो ये इस तरह के लोगों में इस तरह के डिसऑर्डर होते हैं, सही है, उसको कहते हैं ब्रुक्सिज्म। इसके बाद इंजुरिसिस होता है। इंजुरिसिस नाम से भी जाहिर है कि बेड वेटिंग डिसऑर्डर होता है ड्यूरिंग स्लीप, कैन अकर इन चिल्ड्रन ओवर 3 year old. More male than female are affected. It is often occur 1 to 2 hours after falling asleep when rousing from non-rapid eye movement stage 3 and 4. क्या होता है कि ये बेड वेटिंग डिसऑर्डर होता है कि बच्चे अक्सर देखते हैं ना, 2 साल से भी बड़े हो जाते हैं, वो बिस्तर पे खुद ब खुद उनका पेशाब निकल जाता है। इसको कहते हैं इंजुरिसिस स्लीप के दौरान, और ये नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप के स्टेज 3 और 4 के दरमियान में ये होता है, सही है। इसको कहते हैं इंजुरिसिस, खुद ब खुद रात के स्लीप के दौरान पेशाब का निकल जाना। इसके बाद हमारे पास पीरियाडिक लिम्ब मूवमेंट डिसऑर्डर हैं। तो पीरियाडिक लिम्ब मूवमेंट डिसऑर्डर में क्या होते हैं? इन दिस कंडीशन द लेग जर्क ट्वाइस और 3 times per minute during sleep. It most common among older adult. This kicking motion can wake the client and result in पुअर स्लीप। क्या होता है कि आपके जो लिम्प होते हैं एबनॉर्मल मूवमेंट वो करते हैं, मतलब आप सोते हो ना, सोते रहते हो, सोने के दौरान एकदम से आप जो है पाँव लात मार लेते हो, एक मारते हो, 2 मारते हो, एक साइड पे दूसरे साइड पे, वो एबनॉर्मल होता है और ये फिर आपको नींद से जगा देते हैं। अक्सर लोग कहते हैं ना कि मैं इसके साथ नहीं सोता, ये रात के वक्त क्या है लात मारता है, तो वो डिसऑर्डर होता है, सही है। इसके बाद स्लीप टॉकिंग भी होता है। टॉकिंग ड्यूरिंग स्लीप अकर ड्यूरिंग नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप बिफोर रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। इट रियरली प्रेजेंट अ प्रॉब्लम टू द पर्सन अनलेस इट बिकम ट्रबलसम टू अदर। क्या होता है कि नींद के दौरान आप बातें करते हो, ये नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप के दौरान होता है, इसके दरमियान, और इसमें ऐसा होता है कि जो बातें करता है उसके लिए भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन इसी के साथ बाकी जो सोए होते हैं ये उनको भी डिस्टर्ब करता है, और ये एक डिसऑर्डर है। अगर ज्यादा होता है, कभी कभार होते हैं तो अलग बात है, ज्यादा होते हैं तो फिर वो डिसऑर्डर है। इसके बाद स्लीप वॉकिंग, नींद के दौरान एकदम से बंदा चलना स्टार्ट कर लेता है। स्लीप वॉकिंग को समन एम्बोलिज्म भी कहते हैं। अकर्स ड्यूरिंग स्टेज 3 एंड स्टेज 4 ऑफ नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। इट इज एपिसोडिक एंड यूजुअली अकर 1 to 2 hours आफ्टर फॉलिंग स्लीप। स्लीप वॉक टेंड नॉट टू नोटिस डेंजर एंड ऑफन नीड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंजरी। क्या होता है कि ये लोग ऐसे होते हैं कि नींद के दौरान वो उठ जाते हैं, चलते फिरते हैं, सही है, उनको खुद पता नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूं, तो ये इंतहाई हार्मफुल है इस वजह से कि अगर आप सेकंड फ्लोर पे आप सो रहे हो, नींद के वक्त आप एकदम से उठ गए, आप क्या हो सकते हैं, आप नीचे सीढ़ियों से गिर सकते हो, सही है, आप स्लिप कहीं पे हो सकते हो, किसी और चीज के साथ आप लग सकते हो। इस तरह के पेशेंट का मैंने खुद सुना है, ये होता है, इस तरह के लोग होते हैं जो नींद के दौरान वो चलते फिरते हैं और ये एक डिसऑर्डर है। अब हमारे पास और है कि स्लीप डिसऑर्डर ड्यू टू अदर मेडिकल कंडीशन। तो दिस डिसऑर्डर आर एसोसिएटेड विद मेडिकल और साइकाट्रिक और अदर इलनेस। यूजुअली द डिसऑर्डर दैट कॉज स्लीप डिस्टर्बेंस इंक्लूड, देखो ये हमारे पास या तो मेडिकल कोई डिसऑर्डर है, कोई भी बीमारी है आपको, या कोई मेंटल साइकोलॉजिकल रिलेटेड इशू है। तो कोई बंदा डिप्रेशन में है या कोई जो है अल्कोहल लेता है। अब अल्कोहल क्या करता है, ये खैर आके जाके हम पढ़ेंगे भी कि अल्कोहल से एक बंदा उसको नींद तो एकदम से सो जाता है लेकिन वो रिलैक्स नहीं होता, सही है, 1 घंटे तक सोता रहता है, 2 घंटे फिर एकदम से वो उठ जाता है। थायराइड डिसफंक्शन के साथ अगर है तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया, अगर थायराइड आपके पास हार्मोन कम रिलीज होते हैं तो वो ज्यादा सोएगा, ज्यादा रिलीज होते हैं तो फिर वो कम सोता है नॉर्मल से। पेप्टिक अल्सर की वजह से भी हमारे पास लोग होते हैं कि स्टोमिक अल्सर हैं, तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। इसी के साथ सीओपीडी के साथ अगर लोग हैं हमारे पास, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, कि वो लंग्स डिसऑर्डर है, अगर इसके साथ हमारे पास पेशेंट है तो उनमें भी हमारे पास क्या है, उनमें भी स्लीप डिसऑर्डर हमारे पास हो सकते हैं। अब हमारे पास है प्रोमोटिंग स्लीप। तो स्लीप पैटर्न हमारे पास है कि हमने किस तरह स्लीप को प्रोमोट करना है। इफ यू हैव डिफिकल्टी फॉलिंग स्लीप और स्टेइंग अस्लीप, इट इज इंपॉर्टेंट टू एस्टेब्लिश अ रेगुलर बेड टाइम एंड वेक अप टाइम फॉर ऑल डे ऑफ द वीक टू इनहांस योर बायोलॉजिकल रिदम। देखो अगर आपको कोई स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम है, सही है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है, ये आपने आदत चेंज करनी होगी। अगर एक बंदा देर तक सोता है, नहीं, आपको टाइम पे सोएंगे, टाइम पे उठेंगे तो आपको नींद के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अ शॉर्ट डे टाइम नैप particularly among older adult can be restorative and not interfere with night
नाइट टाइम स्लीप, अ यंगर पर्सन विद इंसोम्निया शुड नॉट नैप। क्या है कि अगर हमारे पास ओल्डर एडल्ट हैं तो वो अगर दिन में 15 से 20 मिनट 30 मिनट तक अगर वो सो जाते हैं कोई बात नहीं, लेकिन अगर एक बंदा है जिसको नींद नहीं आती रात को और वो दिन को भी थोड़ा बहुत सो लेता है तो उसको फिर बिल्कुल नहीं आएगी। तो फिर इस तरह नहीं करना। अगर आपको स्लीप से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, रात को आप सही से नींद नहीं आती, तो फिर आप कोशिश करें कि आप दिन में ना सोया करें ताकि आप पूरा दिन थक जाए और फिर रात को आप रिलैक्स होकर नींद कर सके। दिन में आपने थोड़ा बहुत नींद कर लिया तो फिर रात को आपको नींद नहीं आएगी। तो इस तरह हम स्लीप को प्रमोट कर सकते हैं। इसके बाद establish regular relaxing bedtime routine before sleep such as reading, listening or to soft music, taking a warm bath or doing some other quiet activity you enjoy। क्या करना है कि नींद से पहले खुद को रिलैक्स किया करें। रिलैक्स मतलब ऐसा नहीं कि आपने जो है ना एकदम से सख्त एक्टिविटी करके एकदम से आप गिर जाते हैं और सो जाते हैं, नहीं। आप क्या करो, जब आप सोने लगो तो उससे पहले जो है खुद को थोड़ा बहुत रिलैक्स किया करो, बेड में बैठ जाया करो, सही है। उसके बाद कोई सॉफ्ट सा म्यूजिक, रिलैक्सिंग म्यूजिक सुना करो। हालांकि आगे आएगी अभी म्यूजिक आपको इतना ज़्यादा रिलैक्स नहीं करता, मतलब अक्सर क्योंकि लोग फिर म्यूजिक को भी सोचे रहते हैं ये क्या कर रहे हैं, उससे माइंड यूज़ करते नहीं। नींद से पहले आपने जो है ऐसा नहीं कि आप स्टडी कर रहे हो एकदम से आप सो जाओ, तो फिर देखो स्टूडेंट लाइफ में तो मजबूरी होती है। नॉर्मल जब हमने स्लीप को प्रमोट करना है तो नींद से पहले हमने कोई इस तरह की एक्टिविटी नहीं करनी होगी। मतलब क्या है कि कोई एग्जाम वगैरह के लिए प्रिपरेशन ये नहीं करना होगा, सही है। अब आपकी तो मजबूरी है, आप लोग तो करते हो, आप लोग करते रहो, लेकिन नॉर्मली अगर आप मतलब सोने के टाइम आप रिलैक्सिंग एक्टिविटी करो, कोई कहानी आप लोगों ने पढ़ ली, किसी सॉफ्ट म्यूजिक को सुन लिया, या आपने जो क्या किया नीम गर्म पानी से नहा लिया, रिलैक्स हो गए। या कोई क्या हो गया, लोग क्या करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ बैठ जाते हैं, 5-10 मिनट थोड़ी गपशप लगा लेते हैं, फिर चले जाते हैं, माइंड को रिलैक्स कर लेते हैं। तो इस तरह की रिलैक्सिंग एक्टिविटी आप यूज़ करोगे, उसके बाद फिर आपको नींद सही से आएगी। अवॉइड डीलिंग विद ऑफिस वर्क और फैमिली प्रॉब्लम बिफोर बेड टाइम। कोई भी ऑफिस का वर्क वगैरह, कोई भी कैलकुलेशन या कोई भी फैमिली के जो मसाइल वगैरह होते हैं वो नींद से पहले हल ना किया करें, सही है। वो नींद ऐसा नहीं कि मतलब आप बेड पे आ जाए, आप सो रहे हैं, आप सोने से पहले आप कार मिला, ये ऐसा करो वो वैसा करो, फिर ये आपको ऐसा कभी कभार डिस्टर्ब कर देता है कि जिससे फिर आपको नींद नहीं आती। गेट एडिकेट एक्सरसाइज ड्यूरिंग द डे टू रिड्यूस स्ट्रेस। आप दिन के वक्त नॉर्मल एक्सरसाइज लिया करो ताकि आपका स्ट्रेस वगैरह रिलीज हो, सही है। इसके बाद व्हेन यू आर अनएबल टू स्लीप, get out of bed, go into another room and pursue some relaxing activity until you feel drowsy। अक्सर हम कहते हैं ना, बंदा उठ जाता है हॉस्टल में, आपके रूम आ जाते हैं, जी मुझे नींद नहीं आ रही थी तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तो वो क्या होते हैं, अगर आपको नींद नहीं आती एकदम से आप बेड से उठा करें, आप थोड़ा इधर उधर घुमा करें, जाया करें, पानी पी लिया करें, सही है। तो इस तरह की कोई एक्टिविटी किया करें जो आपको रिलैक्स करे, उसके बाद फिर बेड आया करें। क्यों? क्योंकि आप बिस्तर में पड़े हैं, आपको नींद नहीं आती, आपको तरह तरह के ख्यालात आएंगे तो आप और भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो ये क्या है, ये हम स्लीप पैटर्न है को प्रमोट कर सकते हैं। प्रमोशन ऑफ स्लीप में हम इन्वायरमेंट को भी तवज्जो देंगे। क्यों? क्रिएट अ स्लीप, देखो ऐसा इन्वायरमेंट जो आपको डिस्टर्ब करे, जहाँ पे शोर हो, जहाँ पे कोई जो है लाइट हो, कोई डेंजर हो। ऐसा यहाँ आपके ऊपर पंखा है वो हिल रहे हैं तो आप डरते हो कि ये ऐसा ना हो कि मेरे पीछे ऊपर गिर जाए, सही है। तो इस तरह का इन्वायरमेंट आपने फिर प्रिवेंट करना है, आपने रिलैक्सिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना होगा ताकि आप उसमें सही से सो सके, सही है। यहाँ पे दिखाएं कि क्रिएट अ स्लीप कंड्यूसिव इन्वायरमेंट दैट इज डार्क, क्वाइट, कंफर्टेबल एंड कूल। आप स्लीप कंड्यूसिव इन्वायरमेंट, ऐसा इन्वायरमेंट जो आपको नींद में लेकर जा सके, मतलब आप अंधेरा कर देते हो, आप रिलैक्स कर देते हो माहौल को, सही है। इसके बाद शोर वगैरह जो है इसको आपने कम करना होगा। इस तरह की कोई मशीन वगैरह है जो शोर करती हैं तो उसको आपने बंद करनी होगी, सही। इसके बाद म्यूजिक इज नॉट रिकमेंडेड एज अ स्टडी, एज स्टडी हैव शोन दैट म्यूजिक विल प्रमोट वेकफुलनेस। मैंने आपको कहा ना कि वो एक तो हम कहते हैं ना कि थोड़ा सा म्यूजिक सुना कर, लेकिन म्यूजिक रिकमेंड नहीं करते डिफरेंट स्टडीज। क्यों नहीं करते? वो ये कहती हैं कि म्यूजिक के दौरान भी इंसान उस म्यूजिक को अटेंशन देता है। आजकल के हमारे जो लोग होते हैं ना, तो वो फिर क्या करते हैं, जो म्यूजिक लगा लेते हैं, फिर रात फतेह अली खान इनका फिर सोचते रहते हैं, मेरे साथ उसने धोखा कि ये होगा, सॉरी टू से, लेकिन मजाक के तौर पे हमारे आशिक हजरात जो होते हैं फिर वो क्या करते हैं, वो जो म्यूजिक को सुनते हैं वो उसको डीपली ले लेते हैं, फिर जो है उसके फीलिंग्स आ जाती हैं, फिर फीलिंग्स के दौरान फिर उसका जो है नींद
का टाइम गुजर जाता है। तो इसलिए कहते हैं आपने म्यूजिक नहीं सुनना जब आप सोते हो, सही है। इसके बाद स्लीप ऑन अ कंफर्टेबल मैट्रेस एंड पिलो, आपका बेड कंफर्टेबल होना चाहिए, फोम कंफर्टेबल होना चाहिए, पिलो ऐसा नहीं है कि आपने ऊंची बड़ा पिलो यूज करते हो या छोटा पिलो यूज करते हो, नहीं, ऐसा पिलो यूज करोगे जिसमें आप कंफर्टेबल हो। इसके बाद डाइट का भी आपने ख्याल करना है, सही खुराक आपने लेनी है, सही है। इसके बाद जो है ऐसी कोई मतलब कॉफ़ी चाय वगैरह इस तरह की चीज़ जो है रात के टाइम पे वो कहते हैं आप ना लिया करें, क्योंकि ये आपकी नींद को डिस्टर्ब कर सकती हैं। इसी के साथ ऐसे कोई कड़वी चीज़ आप ना खाया करें, मिर्चों वाली चीज़ ना खाया करके रात के वक्त फिर आपके मैदे में तकलीफ हो, सही है, बर्निंग हो, या बहुत ज़्यादा पानी ना पिया करें, ऐसा ना हो कि फिर रात के वक्त आपको वॉशरूम अटेंड करने के लिए उठना पड़े, सही है। इफ़ अ बेड टाइम स्नैक इज़ नेसेसरी, अगर आपको रात के वक्त कोई भी चीज़ खानी पीनी है तो आप लाइट कार्बोहाइड्रेट या मिल्क वगैरह पिया करें। क्यों? क्योंकि ये आपको फिर नींद को क्या करते हैं, स्लीप कंड्यूसिव होते हैं, इससे आपको स्लीप इजीली आ सकती है। लेकिन आप स्पाइसी वगैरह फूड नहीं ले, क्योंकि वो आपके मैदे को अपसेट कर लेता है, जिससे आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। हम मेडिकेशन यूज करते हैं स्लीपिंग के लिए, नींद के लिए, सही है। तो यूज स्लीपिंग मेडिकेशन ओनली एज अ लास्ट। देखो, अगर आप बिहेवियर भी चेंज किया, खुराक वगैरह भी चेंज की, आदत भी चेंज की, उसके बावजूद भी आपकी नींद के प्रॉब्लम नहीं जाती, फिर मजबूरन आपने फिर मेडिसिन लेने होते हैं। यूज ओटीसी मेडिकेशन स्पेरिंगली बिकॉज मेनी कंटेन एंटीहिस्टामिन दैट कॉज डे टाइम ड्राउजीनेस। क्या आप वो मेडिसिन यूज करें, कहते हैं कि ओटीसी ओवर द काउंटर ड्रग, वो मेडिसिन होते हैं जिसको जो हम खुद से यूज़ करते हैं, जिसके लिए हमें डॉक्टर की प्रिस्क्राइब की ज़रूरत नहीं होती। तो वो अपने ख्याल से यूज़ करने, ऐसा नहीं कि आपने कोई ऐसी मेडिसिन खा ली कि रात भी सोए और दिन को भी सोए, ऐसी नहीं। आपने इस तरह के मेडिसिन लेने हैं जो आपके थोड़े बहुत आपको स्लीप दिलाए, बाकी आप खुद सो सके अपनी उस पर। टेक एनाल्जेसिक बिफोर बेड टाइम टू रिलीव एक एंड पेन, अगर आपको कहीं पे दर्द है तो आप पेन किलर लिया करें। क्यों? क्योंकि दर्द भी आपकी स्लीप को डिस्टर्ब कर सकता है। आपने पेन किलर ले ली, रात के वक्त आपको दर्द नहीं होगी, आप अच्छे से सो सकोगे। कंसल्ट विद योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर अबाउट एडजस्टिंग अदर मेडिकेशन दैट मे कॉज इंसोम्निया, सही है। वो ऐसे मेडिकेशन जो इंसोम्निया कॉज करते हैं। फार्माकोलॉजी में आप पढ़ोगे हर मेडिसिन के अपने साइड इफेक्ट होते हैं। कुछ मेडिसिन के हमारे पास क्या होते हैं, इंसोम्निया होते हैं, उसके साथ आपकी नींद में कमी आती है। तो इस तरह के मेडिसिन का डॉक्टर फिर आपको कह देता है कि ये मेडिसिन आप यूज करोगे तो इसके साथ आपको नींद में प्रॉब्लम होगी, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। मेडिसिन जैसे ही आप कम खत्म करोगे, जैसी मेडिसिन आपकी कंप्लीट होंगे, आपको फिर नींद आना, सही नींद आपकी नॉर्मल हो जाएगी। तो इस तरह के मेडिसिन होते हैं, तो हमने फिर डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना होगा। अब हमारे पास जो लास्ट छोटा सा पार्ट है वो है नर्सिंग प्रोसेस फॉर अ पेशेंट टू प्रोमोट स्लीप, कि अगर स्लीप के बंदे को, पेशेंट के स्लीप को प्रोमोट करना है तो उसके लिए नर्सिंग प्रोसेस क्या क्या होगा। सबसे पहले हमारे पास असेसमेंट आता है नर्सिंग प्रोसेस में। तो हम स्लीप हिस्ट्री लेंगे, पहले कैसे सोते थे, कम सोते थे, ज़्यादा सोते थे, स्लीप का प्रॉब्लम कब से स्टार्ट हुआ, कैसा स्टार्ट हुआ। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन हम कहेंगे कि ऐसे उसके बॉडी में कोई मसला तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई डिजीज तो नहीं है। इसके बाद हम स्लीप डायरी का पूछेंगे, रात के वक्त किस टाइम सोते हो, सुबह किस टाइम उठते हो, दिन को सोते हो या नहीं सोते। तो ये तमाम चीज़ें हमने असेसमेंट के दौरान पेशेंट से डेटा कलेक्ट करना है। ये स्लीप पैटर्न के ये चीज़ जो है ये अक्सर उसके हमारे पास FHP फॉर्म में भी है, फंक्शनल हेल्थ पैटर्न फॉर्म में भी है, सही है, जो ऑलरेडी हमने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया हुआ है। और ये पेशेंट के उस पर भी लिखा होता है, उसके फाइल पे भी, कि वो घर में कितने घंटे नींद करता था, हॉस्पिटल में अब कितना सोता है, दिन के वक्त वो थोड़े नींद कब करता है, इसके बाद नींद के दौरान या जब वो सोता है उसके दौरान कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती। मतलब जब वो सोने लगता है उसको ख्यालात आते हैं या इधर उधर के बहुत से प्रॉब्लम होती है ना, तो अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो बता दे। कोई मेडिसिन वगैरह तो यूज़ नहीं करता स्लीप के लिए, या कोई होम रेमेडी तो नहीं करता, हो घर के जो हमारे पास घरेलू टोटके होते ना वो तो यूज़ नहीं करता मतलब सोने के लिए। अक्सर क्या होते हैं कि हमारे पास लोग होते हैं, फिर कोई लोरी सुनता है, जो छोटे बच्चे होते हैं इस तरह, तो घरेलू टोटके और भी यूज़ होते हैं। कोई जो है क्या करते हैं, कोई दूध पीता है, कोई क्या करता है, कोई क्या। तो ये तमाम चीज़ें हमने पेशेंट से पूछ के यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद वो कहते हैं जी मुझे नींद नहीं आती, तो हम पूछते हैं क्यों नींद नहीं आती। ऐसा नहीं कि बंदा जो है वो रात को 9 घंटे सोता है, उसके बाद भी डॉक्टर के पास चला जाए, जी मैं 9 घंटे सोता हूँ, मैं ये कम है, इस तरह नहीं। आप उससे पूछोगे कि आपको नींद नहीं आती, तो क्यों नींद नहीं आती, कैसे आपको पता चला कि मुझे मेरी नींद पूरी नहीं है। तो वो फिर आपको बताएगा कि जी मेरी 5 घंटे 4 घंटे इस तरह स्लीप होती है। इसके बाद क्वालिटी ऑफ स्लीप हम पूछेंगे कि जब आप सोने लगते हो तो क्या वो नींद आपकी गहरी होती है या हल्की नींद होती है, तो ये भी हम पूछेंगे। इसके बाद फिर हम नर्सिंग डायग्नोसिस के बाद के साथ बनाएंगे कि पेशेंट इज डिफिकल्टी इन स्लीप बिकॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम, पेशेंट हैव अ शॉर्ट
स्लीपिंग टाइम या स्लीपिंग ड्यूरेशन बिकॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम। तो इसके मुताबिक हम फिर नर्सिंग डायग्नोज बनाएंगे। तो ये हिस्ट्री में हम ये क्वेश्चन करेंगे जो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि क्लाइंट गो टू स्लीप, वो कब मतलब कब सोने जाता है, रात को वक्त, दिन के वक्त, उसके टाइम जो है डेली बेसिस पे वो किस टाइम सोता है, 10 बजे सोता है, 8 बजे सोता है, 9 बजे सोता है। इसके बाद जो है कैन क्लाइंट स्टे अवे ड्यूरिंग डे, क्या वो दिन के वक्त नहीं सोता है तो कितना सोता है। इसके बाद उस कोई मेडिकेशन तो वो नहीं ले रहा है किसी डिजीज के लिए, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि डिफरेंट मेडिसिन जो है वो कि वो स्लीप को डिस्टर्ब कर। देखिए ये हमारे पास नर्सिंग डायग्नोसिस है पॉसिबल जो हमारे पास स्लीप डिसऑर्डर के लिए बन सकते हैं। सिंपल सी रेडीनेस फॉर इनहांस स्लीप, इंसोम्निया रिलेटेड टू एंजाइटी, इंसोम्निया रिलेटेड टू डिसरप्शन ऑफ द अमाउंट एंड क्वालिटी ऑफ स्लीप, कि उसको नींद नहीं आती एंजाइटी की वजह से, टेंशन की वजह से, उसकी क्वालिटी ऑफ स्लीप रिलेटेड ख़राब है, उसकी वजह से उसको इंसोम्निया होता है। इसके बाद जो है जेट लैग, वो पाँव एबनॉर्मल मूवमेंट जर की मूवमेंट होती है उसके पाँव के, उसकी वजह से भी उसकी नींद खराब है। तो ये तमाम पॉसिबल डायग्नोसिस हमारे पास क्या है स्लीप डिसऑर्डर के साथ अगर कोई पेशेंट है। सही है, तो ये हमारे पास क्या था। अब ये इंटरवेंशन हम कर सकते हैं डायग्नोसिस के मुताबिक कि हम उसके स्लीप को प्रमोट करेंगे, उसको कहेंगे कि आप बिहेवियर को चेंज करो, उसको कहेंगे कि अगर आपको रात को नींद नहीं आती तो दिन के वक्त आप ना सोया करो ताकि रात के वक्त फिर आप थके हुए हो और आपको नींद आए। इसके बाद एक्सरसाइज का हम कहेंगे, डाइट का हम कहेंगे, उसकी बिहेवियर, उसकी लाइफस्टाइल चेंजेस का भी हम कहेंगे। तो ये पॉसिबल इंटरवेंशन है जो हम क्या करते हैं, जो स्लीप पेशेंट को हम कहेंगे कि आप कोई अल्कोहल वगैरह ना यूज ना किया करो, अपने इन्वायरमेंट को रिलैक्स बनाओ, कंफर्टेबल बनाओ, तो ताकि आपको नींद के वक्त कोई डिस्टर्ब ना करे। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पॉसिबल इंटरवेंशन है जो क्या करते हैं, जो नींद स्लीप के डिसऑर्डर के साथ पेशेंट है तो उसको हमारे पास क्या कर सकते हैं, उसके स्लीप को प्रमोट कर सकते हैं। हॉस्पिटल में हम ये करेंगे कि हॉस्पिटल में हम पेशेंट्स को, ऐसे पेशेंट को वार्ड में नहीं छोड़ेंगे जो ज़्यादा इरिटेबल हो, चीखे मारता हो कि वो और पेशेंट की स्लीप को डिस्टर्ब करे। उसके बाद जो है उसके साथ अटेंडेंट के जो मिलते हैं उसके टाइम को भी हम सेटिंग देंगे ताकि पेशेंट को टाइम मिले कि वो सो सके। इसके बाद लाइट, विंडो वगैरह ये चीज़ों का हम सेटिंग करेंगे कि ऐसा ना हो कि लाइट पूरे दिन लाइट ऑन हो पूरी रात, नहीं, हम रात के वक्त लाइट को डिम रखेंगे ताकि लोगों पेशेंट को टाइम मिले कि वो सही से सो सके। सही है, तो ये हमारे पास क्या है, इसके थ्रू हमने क्या करना है, उनके स्लीप को प्रमोट करना है। यहाँ पे लिखा है टीचिंग टू प्रमोट रेस्ट एंड स्लीप, तो ये हम टीचिंग देंगे। वही बात है जो अभी मैंने बता दी कि आप सही से खाना खाओ, स्लीप के आदत, सही बिहेवियर अपनाओ, कोई भी अल्कोहल वगैरह यूज़ ना करो, सिगरेट स्मोकिंग वगैरह यूज़ ना करो, रात के वक्त कोई वीडियो वगैरह या फिल्म वगैरह नींद के सोते वक्त ना देखा करो, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें जो उसकी स्लीप को डिस्टर्ब कर सकती हैं। एक्सरसाइज किया करो, इन्वायरमेंटल स्टिमुलस आउटकम किया करो। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हम उसको बताएंगे कि वो अपनी स्लीप को क्या करे, अपनी स्लीप को प्रमोट कर सके। तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास स्लीप का यूनिट था। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो थ्रू कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।